मेरा नाम शालिनी है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने के जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को भूल नहीं सकती थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरे मामा के घर भेज दिया था। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी मामी और मामा ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैंने शहर में ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मैं बहुत मन लगाकर काम करती थी। मुझे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह से शाम तक अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में ही सोचती रहती। घर वापस आने के बाद मेरी मामी मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करने लगते थे और बातें करते करते समय कब निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता था। फिर मामा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वो भी जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते थे। लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। मैं अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन मेरी मुलाकात मनीष से हुई। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। उसे देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया। मेरी नज़रें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो मैडम, आप किसके ख्याल में गुम हो गई। मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई। मेरा दिल तो उस दिन से ही मनीष की मोहब्बत में डूब गया। पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डरती थी। मैं अपनी मामी से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं अपने घर के पास बने गार्डन में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी अचानक मनीष सामने आ गए। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वो शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्करा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कराने लगी। सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो। मैं वहीं बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। आज मामी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। मामा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। इस वजह से मैं भी आज जल्दी घर आ गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब मेरा मनीष से अक्सर मिलना जुलना हो जाता था। एक दिन मनीष ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये सुनने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था, मनीष भी मुझे पसंद करते थे, और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। जब मैं वापस घर आई तो मामी ने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। वो मुझसे पूछने लगी, शालिनी क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि मनीष ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे मामा से बात करूँगी, वो ज़रूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं खुद इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि मनीष भी मुझे पसंद करता हो, और जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मनीष मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए। उन्होंने खुद मामा से हमारी शादी की बात की। कहने लगे कि
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करने के लिए आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। मामी और मामा को तो मनीष इतना पसंद आए कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं एक डर छुपा हुआ था, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन मामी और मामा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन मेरा दिल काँप रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरा अतीत मनीष के सामने आ गया तो। खैर, मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। मनीष की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया था। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और मनीष की इस तरह अचानक शादी हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर मनीष के साथ उसके घर पर आ गई। यह सब कुछ मेरे सपने के जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। अब मुझे मनीष के घर को संभालना था। मनीष भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शादी की रात थी। मैंने मनीष से एक वादा लिया था और मनीष ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ आखिरी हद तक इस वादे को निभाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आएगा कि मनीष और मेरी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। मनीष और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो मनीष ने मुझसे कहा, शालिनी, कंपनी की तरफ से मुझे 2 हफ्तों की छुट्टी मिली है। हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, मनीष, आप सच कह रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, हाँ फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। ये बात सुनकर मनीष बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग गांव में रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मनीष ने ट्रेन की टिकट करा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये टिकट है, मनीष ने भेजी है। मैंने उससे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वो टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतने देर में मनीष आ गए। वो मुझे देखकर बोले कि शालिनी, कहाँ गुम हो गई? सब ठीक तो है? मैंने उनसे कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, मनीष, हम कुछ दिन बाद नहीं चल सकते? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मनीष मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मनीष ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे। मैंने मामी का नंबर लगाया तो उनका नंबर भी नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं मनीष को कैसे मना करूँगी। आखिर मैंने ही उनसे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो, ये सब मेरा वहम है। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। मनीष बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मनीष को कैसे बताऊं। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। मनीष ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, कुछ दिन रुक
जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया। मैं और मनीष स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। जैसे जैसे मनीष के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वो मनीष के पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और खांसने का नाटक करने लगी। मनीष ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है। यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। मनीष बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। मनीष अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि मनीष की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। मनीष ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। मनीष की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वह हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। मनीष भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई बैठी थी। खाने पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही मनीष ने पूछा कि रोहित कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। यह सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। मुझे देखते ही मनीष की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। मनीष की माँ कहने लगी कि बस भी करो दीप्ति, जब से अब तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मनीष के पिता ने बताया कि रोहित कुछ काम से गांव के बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई है। कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी सैर हो जाए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को मैं आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर मनीष थे। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं मनीष को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि मनीष सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ न दे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खास खास कर दिखाती थी ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद न करे। रोहित भी आज वापस आने वाला था। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं अपने डरावने कल के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी, मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही मुझसे कुछ ना कुछ कहती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना लेती। जब रोहित के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। रोहित और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वो सबसे मिले। मनीष ने उसे मेरे बारे में बताया तो वो और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। मनीष ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल ही मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। रोहित ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिल लेंगे। जैसे तैसे मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन रोहित के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती।
एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि रोहित की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी। वो कहने लगी कि आपको डर है, रोहित भाई की पत्नी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वो मुझसे इस तरीके की बातें क्यों कर रही थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फ़िलहाल तो मैंने उसे ये बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। मैं सोच रही थी कि मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में मनीष आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेते थे। एक दिन मनीष मुझसे कहने लगे, रोहित मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी यह बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डरने लगी थी। मेरे अतीत का यूँ अचानक मेरे सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी छुप छुप कर रह रही थी और रोहित का सामने आने का सोच कर तो मैं भाग जाती थी और दूसरी तरफ मेरी ननद दीप्ति मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझसे अजीबोगरीब सवाल करती रहती। वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी या फिर मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। जानबूझकर वो मुझे परेशान करती थी। एक दिन रोहित ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझसे कहने लगा कि भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? मैं एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर गई। मैंने मनीष से फ़ोन करके कह दिया, मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैंने खुद को बचा लिया था। अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरे आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैं मनीष से कहती थी, प्लीज़ यहाँ से वापस चले, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है, यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता। पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मनीष ये देखकर घबरा गए। सालों बाद कैसे मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे सामने रोहित आ गया। वो मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक तो वो मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया तो वो भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैं जल्दी से अपना सामान पैक किया और मनीष को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँची तो मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले लिया। मैं नज़रें और सिर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। दीप्ति कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मनीष ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी। मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। मनीष ने कहा, ये क्या कह रही है? आखिर सच क्या है? इसके बाद का क्या मतलब है? मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं रोहित की तरफ देखने लगी थी। मैं सोच रही थी कि रोहित मेरी सफाई में सबको सच बताएगा, लेकिन उसकी झुकी नज़र देखकर मैं समझ गई थी, क्योंकि उसका झुका सर और झुकी हुई नज़रें इस बात को बयां कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने मनीष से कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, ये लोग भी है। वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब क्या कह रही हो? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा?
वो एकदम से गुस्से में चिढ़ पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भूलकर आगे की ज़िंदगी में कदम रखा। मैं मनीष से शादी कर ली। मुझे रोता बिलखता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी और मनीष को मेरी सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमने तुम्हें शहर भेज दिया था, इस गांव में एक अजीब सी दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों के बचपन में ही शादियां कर देते थे। खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और रोहित की बचपन में ही शादी कर दी गई थी। लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं तो वो इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे जोर जबरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे। वो बताने लगी कि इसी तरह रोहित और शालिनी के साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया। लेकिन रोहित ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और ये बेचारी किस्मत की मारी रोहित का इंतज़ार कर रही। गांव वालों ने इसको ताने दे देकर उसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक इसके खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी उसका साथ नहीं दिया और यहाँ हमारे घर आ गई। लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया और कुछ दिन बाद रोहित ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है और हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। ये बेचारी दर दर की ठोकर खाती रही। फिर मैंने मनीष को आगे का सच बताया कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे मामी के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। मनीष कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। ये सब लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताना ज़रूरी समझा और तुम मेरे भाई की पहली पत्नी हो। ये सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागीदारी बना लिया। जब तुम्हारी पहले शादी हो गई थी तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? ये सुनकर मैंने रोहित की तरफ देखा। वो चौंकने लगा और बहुत घबरा गया। मेरे और रोहित के अलावा दीप्ति भी ये सारा सच जानती थी। मैंने दीप्ति को घूर कर देखा। इतनी देर में रोहित की पत्नी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। दीप्ति रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दे। सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उनको पहचान लिया था। मैंने उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। मैं दीप्ति को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है। वो कहने लगी कि शालिनी का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन रोहित और शालिनी की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल में सालों पुरानी नफ़रत जाग गई। लेकिन मेरी एक गलती से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। वो रोहित पर चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी कि रोहित सच बताओ मनीष को, नहीं तो इन दोनों मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी नज़र रोहित पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। रोहित की पत्नी भी उसको पकड़कर झकझोर रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज़ आई। वो सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ख्याल रखें, ये प्रेग्नेंट है। मेरी आँख खुल गई और यह सुनकर तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। दीप्ति और मनीष की माँ मुझे संभालने लगे। मनीष भी अपना सिर पकड़कर बैठ गया।
ऐसा लग रहा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की 2 भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती थी। मनीष मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ आगे का सच क्या है। तभी दीप्ति कहने लगी कि मनीष भाई, रोहित गुनहगार है, इसने ही आपके साथ यह सब कुछ किया है और अब ये चुपचाप खड़ा है। मनीष ने गुस्से में रोहित को जोर से थप्पड़ मारा। रोहित जमीन पर गिर गया और मनीष के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही शालिनी का गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने अपनी दूसरी शादी करने का सोचा था, उसी समय मैं इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, ये आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला है। रोहित ने मुझे और शालिनी को इस पाप से बचा लिया। रोहित ने मुझे भी मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपनी गलती का एहसास करके मुझसे माफ़ी मांगी। मैं बराबर रो रही थी। मनीष के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। वो भी जान चुका था कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की कसम की खातिर सच को छुपाया था। मेरे और रोहित के बीच जब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही मेरी और रोहित के डिवोर्स हो चुकी थी। मैंने भी सबको माफ़ करके अपना दिल साफ कर लिया। रोहित ने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी और उसने भी उसे माफ़ कर दिया। अब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ महीनों बाद ही हम सब लोग शहर आ गए। अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।